तो ये वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर और यहाँ से हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर एटम के बारे में आप पढ़ोगे। देखिए, एटम जो होता है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम आगे आगे आपके साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की और एटम के अंदर पाए गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल। तो ये हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब आप लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 9th क्लास में। ये जो इस तरह का ये जो बीच में आपको दिख रहा है पॉजिटिव साइन, ये वाला पोर्शन जो होता है मिडिल वाला, सेंटर वाला, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक वर्ड में कलेक्टिवली यानी दोनों को एक साथ बोलना चाहती हूँ तो वर्ड आएगा न्यूक्लियॉन। साइड में जो ये सर्कुलर पाथ बने हैं इन्हें कहा जाता है ऑर्बिट्स, शेल्स या एनर्जी लेवल्स, और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये था एटम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट होता है बाय कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर हमेशा एलिमेंट के नीचे लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा है नीचे, यानी एलिमेंट लिखा और इस साइड पे जो लिखा जाता है, इस जगह पे जो लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल का मतलब होता है, न्यूट्रल का मतलब ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव, उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। अब एग्जाम्पल भी देख लीजिए। यहाँ पर ये है एटॉमिक नंबर, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही आपके प्रोटॉन्स के नंबर होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे। अब एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन का नंबर भी 11। अब इसके ऊपर ना कोई प्लस ना माइनस, कुछ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 11। मास नंबर, मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर A, कैपिटल A से, और ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। अगर मान लीजिए प्रोटॉन्स मैंने दिए हैं 12 एंड न्यूट्रॉन्स दिए हैं 13, तो मास नंबर कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन्स के नंबर को प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों के नंबर्स को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा मास नंबर। देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 13, दोनों को ऐड कर दिया, बन गया मास नंबर विच इज़ 25। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए थे, सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया था। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11 एंड मास नंबर इज 23। तो जो ये ऊपर लिखे जाते हैं ये होते हैं मास नंबर और नीचे लिखे जाने वाले एटॉमिक नंबर। अब देखिए, मास नंबर 23, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स के नंबर होंगे, और प्लस हम निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसे यहाँ ले जाइए, आपको मिल गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उनके बारे में पता लगा सकते हैं, और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रखे हैं तो उन्हें ऐड करके मास नंबर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है आइसोटोप। आइसो का मतलब होता है सेम, ये ध्यान रखना। अब आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं, वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। ये 3 एग्जाम्पल हैं। ये है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है बट मास नंबर तीनों के डिफरेंट है। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम और इसका नाम होता है टाइटेनियम। आइसोबार, नेक्स्ट टर्म। आइसोबार में
मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए ये जो आप देख रहे हो ये आइसोटोप है कार्बन का और इसे मैं कंपेयर कर रही हूँ नाइट्रोजन के साथ। दोनों का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट मास नंबर कितना है 14 यानी मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। ये रहा सोडियम का आयन और ये रहा फ्लोरीन का आयन। अब प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना। अब इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। एटॉमिक नंबर को यहाँ लिख लीजिए। अगर ऊपर प्लस का साइन है तो आप यहाँ लिख लीजिए माइनस और नंबर कितना है 1 तो आगे लगा दीजिए 1। तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन देखें, एटॉमिक नंबर कितना है 9, ऊपर माइनस है तो आप लगा दीजिए प्लस। कितना नंबर है 1, लिख दीजिए 1। कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है 10 और 10 तो ये कहलाएंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है सेम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये क्लोरीन का आइसोटोप है। अब इस क्लोरीन को पोटेशियम के साथ कंपेयर कर रही हूँ। अगर आप मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दें, यानी मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दो तो आपको मिलेगा न्यूट्रॉन। ऊपर कितना मास नंबर है 37 और प्रोटॉन कितने हैं 17, तो दोनों को माइनस कर दीजिए। कितने न्यूट्रॉन्स आ गए 20। 39 है मास नंबर और 19 है एटॉमिक नंबर, दोनों को माइनस कर दीजिए। कितना आएगा न्यूट्रॉन्स आएंगे 20। तो दोनों में है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये दोनों कहलाएंगे आइसोटोन्स। अब है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल। पहला था डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डुअल कैरेक्टर मतलब जिनके पास वेव एंड पार्टिकल दोनों नेचर प्रेजेंट होते हैं उसे डुअल कैरेक्टर बोलते हैं। वेव जैसे आप लहरें देखते हैं, वेव जैसे ऐसे, ये होती हैं वेव्स। और पार्टिकल यानी पार्टिकल नेचर ऐसा नेचर होता है कि अगर वो किससे पास कर जाए तो उसको महसूस होगा कि हाँ कोई चीज़ पास कर रही है, तो वो पार्टिकल नेचर होती है। पार्टिकल नेचर जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अगर वो चीज़ किसी के आसपास निकलती है और उसमें पार्टिकल नेचर है तो वो जो चीज़ है वो महसूस कराएगी कि हाँ वो चीज़ वहाँ से निकली है। मतलब मान लीजिए एक बॉल आप फेंकते हो दीवार के ऊपर, ठीक है, तो उस बॉल का निशान उस दीवार के ऊपर पड़ता है। मान लीजिए बॉल पे थोड़ी मिट्टी लगी है तो उस बॉल को जैसे आप दीवार पे मारोगे दीवार पे एक निशान पड़ेगा, तो ये क्या है पार्टिकल नेचर है। दूसरा है ये जो पूरा पॉइंट है, इसके आगे वाला पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में है तो मैं आपको बता देती हूँ। पूरा एक्सपेरिमेंट किए गए थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर, जो मैं आपको आगे स्लाइड से बताऊंगी कि होता क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो इसके रिजल्ट्स थे अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और अगर मुझे रिजल्ट्स को समझाना है तो मुझे ये चीज़ मान के चलनी पड़ेगी कि जो मेरा एनर्जी लेवल्स हैं वो हैं क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब होता है कि एक वैल्यू एक चीज़ के लिए असाइन कर दी जाती है कि ये वैल्यू उसके पास है तो वो अलाउड है, और अगर उसके पास वैल्यू नहीं है तो वो अलाउड नहीं है। मान लीजिए एक ऑर्बिट की मैंने एनर्जी, मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी मैंने मान रखी है इतनी होनी चाहिए। एक ऑर्बिट है, अगर उसके पास इतनी एनर्जी है, मान लीजिए इसके पास एनर्जी है 21 और जबकि अलाउड कितनी है 30, तो इसके पास तो अलाउड एनर्जी नहीं है तो इसे अलाउड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब होता है क्वांटाइज्ड। जो कह रखा है, जो स्पेसिफाई कर रखी वैल्यू अगर उसके पास है, जिसकी भी आप बात कर रहे हो, जिस भी एनर्जी लेवल की आप बात करते हो, अगर उसके पास वो एनर्जी है तो वो अलाउड है।
उसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, पर अगर उसके पास वो एनर्जी नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकते या उससे अलाउड नहीं किया जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में था, ठीक है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आखिर हैं क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह लीजिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह लीजिए, वो एक ही बात है। जेम्स मैक्सवेल ने एक एक्सप्लेनेशन दिया था बिटवीन चार्ज्ड बॉडी, चार्ज यानी जिसके ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज प्रेजेंट होता है, और किसके बीच में दिया था, बिटवीन चार्ज बॉडीज एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया था। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, जब वो एक्सलरेशन में घूमता है तो उसमें से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं और वो फील्ड बाहर भी निकाली जाती हैं। ये जो फील्ड है ये वेव्स के रूप में बाहर निकाली जाती हैं और इन वेव्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब एक वर्ड था ऑल्टरनेटिंग, तो इसमें ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों है ऑल्टरनेटिंग। ये येलो लाइन से आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रीन लाइन से आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये दोनों फील्ड होती हैं ये ऑसिलेटिंग होती हैं एंड दोनों फील्ड एक दूसरे के होती हैं परपेंडिकुलर। एंड सेकेंड, जिस डायरेक्शन में ये जा रही हैं, जैसे कि ये है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होंगी, यानी ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी और ये परपेंडिकुलर इसके साथ भी होगी और ये परपेंडिकुलर इसके साथ भी होगी, और ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता अपनी जहाँ पर ये जाना चाहती हैं वो बिना किसी मीडियम के जा सकती हैं, यानी इनको ये कहीं भी जा सकती हैं, यहाँ तक कि ये वैक्यूम में भी जा सकती हैं, तो इन्हें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये वैक्यूम तक में भी जा सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत तरह की होती हैं जो एक दूसरे से अलग होती हैं वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की वजह से। मतलब रेडिएशन बहुत सारे हैं, उनमें डिफरेंस किस चीज़ का है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ जो ये पैटर्न है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जैसे कि आप देख रहे हो गामा रेस, एक्स रेस, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेस। ये पोर्शन है विजिबल का। विजिबल में आप लोगों ने 7 कलर्स देखिए पढ़े होंगे, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड विद ब्लू, ये आपको विजिबल लाइट में दिखाई देते हैं। IR मतलब इंफ्रा रेड। माइक्रोवेव्स, ये है रेडियो वेव्स एंड ये है लॉन्ग रेडियो वेव्स। एक स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम है ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, यानी अब जब यहाँ से यहाँ जाते हो तब आपकी फ्रीक्वेंसी होती है कम और वेवलेंथ होती है ज़्यादा। अब क्वेश्चन क्या है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वेवलेंथ सुनिए। ये जो आप देख रहे हो ये एक वेव बनाई है, ये जो ये ऊपर वाला जो ये आपका पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका ये वाला पोर्शन, इसका जो हाइट है जैसे कह रहे हैं इस वाले पोर्शन को कहते हैं क्रस्ट, और ये नीचे वाला पोर्शन है आपका ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ। दो क्रस्ट के बीच में जो आपका लेंथ है, देखिए मैंने यहाँ से बीच से लाइन बनाई और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो वेव लेंथ कहलाता है। वैसे ही इनके बीच में लाइंस बनाइए और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो कहलाता है वेव लेंथ। तो ये डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट या 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ।
दो क्रस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में। ये होता है वेव लेंथ। वेव लेंथ को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और ये सिंबल होता है लैम्डा। इस सिंबल को लैम्डा कहा जाता है। वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। ये सिंबल आप देख रहे थे, ये फ्रीक्वेंसी का होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास करती हैं एक सेकंड में। एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास करती हैं एक सेकंड में, वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या कह लीजिए सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट देखिए, एक फॉर्मूला है। c होता है स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। ये फॉर्मूला आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आता है। नेक्स्ट टर्म है वेव नंबर। वेव नंबर को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं और ये होता क्या है? ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। अब वेव लेंथ का रेसिप्रोकल लोगे तो आपको मिलेगा वेव नंबर। इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स। अगर आपका वेव लेंथ मीटर में है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। इसकी वेवलेंथ ये है 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखिए सोल्यूशन। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ये इसका यूनिट होता है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में इतने मीटर होते हैं। अब वेवलेंथ कितनी है? 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हम इसे चेंज करेंगे पहले मीटर के अंदर। तो आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह लिखोगे 10⁻⁻10। अब ये हो गया 10⁻2 और ये हो गया 10⁻⁻10। तो 10⁻2 एंड 10⁻⁻10 आपको पता है कि दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो कितना आंसर आएगा? -8। देखिए 2 प्लस ये माइनस का साइन है तो -10, माइनस तो माइनस ही रहेगा। 2 प्लस -10 तो ये हो जाएगा 2 - 10 और आपकी वैल्यू आ गई 10⁻⁻8 मीटर। अब जो वेव नंबर है इट इज़ इक्वल टू 1 वेवलेंथ। आपके पास वेवलेंथ आ चुकी है, इसको सॉल्व करिए, आपके पास आ जाएगा वेव नंबर और इसकी यूनिट होगी मीटर इनवर्स। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला है c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। c आपके पास पता है कांस्टेंट वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है और वेवलेंथ आपके पास है। इसको ले जाइए इसके नीचे, इसके इस वैल्यू को इसके ले जाइए नीचे, आपके पास आ जाएगी ये चीज़। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो इस वीडियो में इतना ही टॉपिक होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।